हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एप्टीट्यूड के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं ताकि हम जान पाएं कि क्या एग्जैक्ट पैटर्न है। एग्जाम अब से कुछ ही दिन में अब होने वाला है और बहुत ही कम समय में हम आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस आए हैं हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च से, प्लेजरिज्म से और जो सैंपल्स के टाइप्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको अच्छा होना है। हालांकि ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में जो पूरी लिस्ट होती है उसमें इंपॉर्टेंट का टैग लगा दिया है हर जगह, और अगर आपने कोर्स ज्वाइन करा है तो उसे जरूर से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की। और आप सबको जैसा पता है यूट्यूब पे भी हमारा बेसिक फ्री कोर्स अवेलेबल है। अगर आप बिल्कुल जीरो है पेपर वन में या नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसे पहले देख लेना। अच्छे अच्छे पेड कोर्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत बच्चों ने, अगर आप कमेंट में देखेंगे तो वो कहते हैं कि हमने इस फ्री कोर्स को ही देख के अपना नेट जेआरएफ निकाल दिया। तो अच्छी बात है भाई, मेरा जो एम है वो है आपका नेट जेआरएफ निकलते हुए देखना। फ्री से निकले, पेड से निकले, आपकी हेल्प होनी चाहिए, तो जरूर से चेकआउट करना प्लेलिस्ट को। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी फ्री में आपकी प्रैक्टिस होती है टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि यूट्यूब पे आपको क्वेश्चंस तो दिए नहीं जा सकते, तो वो टेलीग्राम पे हो जाती हैं चीजें। तो इस ये भी फ्री है, अगर नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा हमारा पेड कोर्सेज और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस बार के एग्जाम्स जब हो जाएंगे तो कोर्स भी अपडेट हो जाएगा बिल्कुल नए तरीके से। उसमें नए जो टॉपिक्स ऐड होंगे अगर इस बार, तो वो आ जाएंगे। नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे टॉपिक वाइज यहाँ पे और सेक्शन वाइज यहाँ पे, और ईयर वाइज जो पेपर है वो भी टेस्ट सीरीज के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो दो प्रोडक्ट है हमारे, ये अपडेट होते रहेंगे हर जो एग्जाम होगा उसके बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2023 से, और ये क्वेश्चन हमारा है वैलिडिटी के बारे में। कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करती हैं या हार्म करती हैं, उनके लिए एक थ्रेट के बराबर है। तीन ऑप्शन दिए हैं, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैचुरेशन, और सही जवाब है ये तीनों। ये तीनों ही चीजें जो हैं ये इंटरनल वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है रिसर्च के अंदर जो उसकी वैलिडिटी है, यानी कि जो आप मापना चाह रहे हैं वही माप रहे हैं क्या, कुछ और तो नहीं माप पा रहे। आपकी रिसर्च वैध तो है ना, ऐसा तो नहीं कि जो आंसर आप निकाल रहे हैं वो कुछ और ही बता रहा है, रिसर्च कुछ और ही चीज के बारे में थी, है ना। तो कितना एक्यूरेसी है एक्चुअली आपके रिसर्च के अंदर, वो वैलिडिटी बताती है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें जो हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें से तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं वैलिडिटी को। हिस्ट्री का मतलब है कि अगर बहुत लंबा समय होता जा रहा है आपकी रिसर्च को और कोई ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा इवेंट, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपकी रिसर्च सारी बेकार हो जाती है, अब उसके रिजल्ट को निकलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, लंबे सालों से रिसर्च चल रही है और अचानक मार्केट क्रैश हो जाए, तो मार्केट क्रैश हो जाए तो अब जो आपको डेटा मिलेगा, ऐसा इवेंट हो गया कि आपकी रिसर्च को अब सही डेटा नहीं मिलेगा और जो रिजल्ट होगा वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो रिसर्च टूल्स अगर आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आपकी जो वैलिडिटी है रिसर्च की खराब हो जाएगी। एंड देन है मैचुरेशन, यानी कि जब एक लंबे समय तक रिसर्च हो गई है, सालों साल रिसर्च हो गई है, रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स थे एक समय के साथ उनका भी मूड बदल गया, कोई रिसर्च को छोड़ के चला गया, है ना, कुछ चेंजेस आ गए उनके अंदर, उनका मूड बदल गया, तब भी जो है रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है, रीजनिंग से ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड की भी एक लाइन है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 कह रहा है, प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग जनरलाइजेबल इन्फ्रेंसेस आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब कह रहा है कि जो डिडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। किससे कंक्लूजन निकालते हैं? ऑब्जर्वेशन से। हम कोई बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्व करने पे उन चीजों को जो एक आउटकम, जो एक इन्फ्रेंस, जो एक कंक्लूजन निकल के आता है, ये पूरा प्रोसेस डिडक्शन का होता है। तो अगर आपको पता है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में अंतर,
तो आप पाएंगे कि ये जो प्रोसेस है ये डिडक्टिव रीजनिंग का नहीं, इंडक्टिव रीजनिंग का होता है, जहां पे ऑब्जर्वेशन यानी पर्टिकुलर और जो कंक्लूजन निकला है वो एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन या जनरलाइज्ड आइटम यानी कि जनरल। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस है, डिडक्टिव का नहीं है कि पर्टिकुलर टू जनरल जाए। डिडक्टिव रीजनिंग उल्टी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू पर्टिकुलर जाती है। यानी कि अगर रिसर्च में अप्लाई करें तो एक जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस हम बनाते हैं एंड पर्टिकुलर या ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना उस ऑब्जर्वेशंस यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे टेस्टिंग करना। तो ये एक्चुअली डिडक्टिव रीजनिंग का प्रोसेस है रिसर्च के अंदर, जो कि ठीक उल्टा मतलब है इसका। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। पॉजिटिविज्म एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी। कह रहा है पॉजिटिविज्म किसको सपोर्ट करता है? नेचुरल साइंस को सपोर्ट करता है। किसको स्टडी करने के लिए? सोसाइटी को, सोशल रियलिटी को स्टडी करने के लिए नेचुरल साइंसेस का यूज करता है। अब ये क्वेश्चन है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पेड क्लासेस में भी लेक्चर है और जो फ्री जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे उस पे भी आपको ये चीज मिलती है। तो मैंने उसमें आपको बताया है कि पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी पे काम करता है, और इस प्रकार की साइंस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म काम करता है क्वालिटी के आधार पे, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर और जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पे काम करता है, और इस प्रकार की साइंस को हम कहते हैं सोशल साइंस। तो जो पॉजिटिविज्म है वो हमेशा किसको एडवोकेट करेगा? नेचुरल साइंस को एडवोकेट करेगा, और पोस्ट पॉजिटिविज्म हमेशा सोशल साइंस को एडवोकेट करेगा। तो सही जवाब यहाँ पे है कि स्टेटमेंट 2 सही है, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, जहां स्टेटमेंट 1 गलत है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर। प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी चीजें संबंधित होती हैं, मतलब रिलेटेड हैं इसी से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। सबसे पहले कह रहा है मेजरमेंट, मापना किसी चीज को। आप सबको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च एसोसिएटेड है पॉजिटिविज्म से, जो नंबर्स से एसोसिएटेड है, और नंबर्स को हम मापते हैं, मेजर करते हैं, जिस चीज को माप पाए वही तो नंबर कहलाता है। तो पहला पॉइंट सही। दूसरा है कॉजैलिटी, कारण परिणाम का संबंध, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है साइंटिफिक रिसर्चेस से, एक्सपेरिमेंट से, जो कि क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है। तो ये भी बात सही है। तीसरा है जनरलाइजेशन, एक जनरलाइज्ड आउटकम, एक कंक्लूजन निकालना, है ना। तो कंक्लूजन या हाइपोथेसिस सेट करना, एक जनरलाइज्ड चीज को सेट करना और टेस्टिंग करके देखना कि ये जनरलाइज्ड चीज वाकई निकल के आती है या नहीं निकल के आती। तो हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस को फॉर्म करना और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, ये सब किस में आता है? जनरलाइजेशन में आता है। एंड देन उसके बाद है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक रिसर्च को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ट्राई करके देखना। अगर मान लो भाषाओं पे रिसर्च है तो कोई रिसर्च यदि अंग्रेजी भाषा पे हुई है तो उसको ठीक हिंदी भाषा पे भी करके देखना कि हिंदी के ग्रामर पे वो रिसर्च अप्लाई होती है या नहीं होती। तो किस कोई भी रिसर्च हो उन सब में रेप्लिकेबिलिटी होती है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट सही हैं, इसका मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड से काफी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से है। आइए इसको देखते हैं अच्छे से। यहाँ कह रहा है कि एक जो अच्छा टेस्ट होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब टेस्ट का मतलब यहाँ रिसर्च से है। जनरली जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो भी तो एक प्रकार का परीक्षण है, टेस्ट है ना। तो मतलब एक अच्छे रिसर्च या एक अच्छे टेस्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं ये आपको बताना। सबसे पहला उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जहां पे हर चीज को समान नजर से देखा जाए, बायसनेस ना हो, पक्षपात ना हो, सब्जेक्टिविटी ना हो कि किसी चीज पे को ज्यादा फेवर किया जाए, किसी चीज को कम।
हर चीज को बराबर रूप से देख करके उसकी टेस्टिंग की जाए। तो ये सही बात है, ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है। अगला है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब कि जो आप मापना चाह रहे हैं वो माप पा रहे हैं कि नहीं माप पा रहे हैं। इन शॉर्ट आप इसको एक्यूरेसी भी बोल सकते हो कि रिजल्ट जो निकल रहा है, जो आप मापना चाहते हैं, उसको कितना ज्यादा वो दिखा रहा है ना। तो वैलिडिटी भी होना अच्छे टेस्ट में जरूरी है। फिर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कितना ज्यादा वो इलेबोरेट कर रहा है जो भी फिनोमिनन आप मापना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो। तो ये भी बात सही है। फिर है डायग्नोस्टिसिटी, यानी कि कैसे आप प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे हो, कितना आप प्रॉब्लम को पहचान पा रहे हो, रिसर्च क्वेश्चन का कितना ज्यादा क्लियर आंसर आपको उस रिसर्च से मिल रहा है। तो ये भी बात सही है, अच्छी रिसर्च की तो ये लक्षण है कि उस आपको पूरी जानकारी उससे मिले। एंड देन है प्रैक्टिकेबिलिटी, कितनी प्रैक्टिकल है उसको कर पाना। ऐसा तो नहीं कि कोई इम्प्रैक्टिकल प्लान बना दिया है, कितना फीजिबल है उसको कर पाना, है ना, पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो प्रैक्टिकेबिलिटी होती है उसके अंदर। तो ये भी बात सही है, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट सही हैं। इसलिए ओके, इसलिए अच्छा, इसमें तो सी पॉइंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 ए बी सी डी ई सारे के सारे पॉइंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सो गाइस, ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, दिसंबर 2023 से। क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन है और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट यूजुअली, कह रहा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या करती है। जब इसे हम रिसर्च स्ट्रैटेजी के लिए चुनते हैं, मतलब अपनी रिसर्च करने के लिए जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बात होती है, वो चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। पहला कह रहा है इट इंटेल्स डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। तो कह रहा है थ्योरी जो है हमारी, यानी कि हम जो प्रूव करना चाहते हैं, जो कंक्लूजन निकलेगा, और जो रिसर्च है उसके बीच में ये डिडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये इसी सेम काम के लिए इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। तीसरा कह रहा है ये नेचुरल साइंस को रिजेक्ट कर देता है। चौथा कह रहा है ये क्या करता है, सोशल रियलिटी को, है ना, एम्बॉडी करता है, मतलब सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। तो ध्यान से समझ लें क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और ठीक इसकी उलट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तो सबसे पहली बात, फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च सोशल रियलिटी को एम्बॉडी नहीं करता है, क्वालिटेटिव करता है। तो ठीक ऑपोजिट है उसका, जो यहां नहीं है वो वहां है। तीसरा ऑप्शन देखें, यहां पे कह रहा है ये नेचुरल साइंस को रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसा नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में या पॉजिटिविस्ट अप्रोच में नेचुरल साइंस का मॉडल ही लिया जाता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है इसका उल्टा, वहां रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे सोशल साइंस को लिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ये इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है, ये भी गलत है। इंडक्टिव नहीं, कौन सी अप्रोच यूज करता है, ये डिडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। दो स्टेटमेंट यहां दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा लिया जाता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेटा के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, जो कि सही बात है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है हमारा वो फिक्स्ड नहीं होता है ना, वो अलग बातें होती हैं, टेक्स्ट होता है, वो अलग अलग हालातों में अलग अलग मीनिंग देंगे। तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये जरूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड।
क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें नंबर्स, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा लिया जाता है, कह रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स लिए जाते हैं और नंबर्स हाईली फिक्स्ड फॉर्म के होते हैं, इसलिए इन रिसर्च को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ये नहीं होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं। एकेडमिक राइटिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में दिसंबर 2023 से एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एब्रीविएशन पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है इन एकेडमिक राइटिंग द एब्रीविएशन FN डॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। तो FN का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ध्यान से समझ लो, ये रटने वाली बात है, नॉलेज बेस्ड बात है। ये FN का मतलब होता है फुट नोट। फुट नोट क्या है? फुट नोट क्या है भाई, कि जब आप भी कुछ रिसर्च का काम करते हो, थीसिस या रिसर्च पेपर का, आपने कुछ भी डेटा जो है लिखा है, अब इस डेटा से संबंधित कोई एक्स्ट्रा जानकारी यदि आप देना चाहते हैं अपने रीडर्स को, तो नीचे एक छोटा सा आप छोटे टेक्स्ट में कुछ बातें लिख सकते हो। अगर आप कोई बुक भी पढ़ें तो बुक्स में भी जो फुट नोट्स हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। एकेडमिक बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जो यूजीसी नेट की बुक्स मिलती हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो कोर मोटी मोटी आपकी पेपर 2 की बुक्स होंगी ओरिजिनल वाली, तो उनमें भी नीचे जो एडिशनल जानकारी होती है वो फुट नोट के फॉर्म में हमेशा दी होती है। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? FN कहते हैं, है ना। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है FN क्या है? कॉमनली डिनोट्स फुट नोट विच इज रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉमेंट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। तो उसमें कॉमेंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा जानकारी, रेफरेंस अगर कुछ डेटा का देना है जो उस पेज पे है वो दे सकते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो ये एडिशनल जानकारी जो है वो नीचे फुटनोट में दी जाती है, इसलिए जो आंसर है वो सेकंड। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, दिसंबर 2023 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर दे लेंगे। यहाँ पे लिखा है अ वेरिएबल दैट हैज कॉजल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। एक वेरिएबल जो दूसरे किसी वेरिएबल पे प्रभाव डालने का काम करता हो, यानी ये पहला वेरिएबल जो है एक कॉजल इम्पैक्ट डालता है, यानी कि ये एक कारण है और प्रभाव करता है दूसरे वेरिएबल को। तो ये जो पहला वाला वेरिएबल है जो कि प्रभाव दूसरे पे डाल रहा है, ये क्या कहलाता है ना। तो दो फेमस वेरिएबल्स के टाइप्स हैं, IV एंड DV। तो आप सबको पता है IV इज अ कॉज एंड DV इज एन इफेक्ट। ये कारण है और ये परिणाम है। तो कौन सा कॉजल वेरिएबल होगा? IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से, सैंपल और उसके टाइप से ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच अ कोर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर इनिशियली सैंपल्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी रिक्रूट और रिकमेंड अदर पोटेंशियल पार्टिस। कह रहा है कौन से प्रकार की रिसर्च होती है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो, जिनको शुरुआत में सैंपल किया जाता है, जिनको शुरुआत में चुना जाता है, वो पार्टिसिपेंट्स ही दूसरे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को रिकमेंड करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को मैंने चुना उससे डेटा लेने के लिए, और वही मुझे बताएगा कि अगला पार्टिसिपेंट अब कौन होगा। मतलब मुझे नहीं पता है, मुझे तो जो मिलता जा रहा है उससे मैं डेटा ले रहा हूँ, लेकिन मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई अब तुम बताओ कि कौन दूसरा है तुम्हारे जैसा ही जिससे मैं डेटा ले सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से इससे मुझे उसका कॉन्टेक्ट मिला, उससे फिर और किसी का कॉन्टेक्ट मिला, और इस तरीके से जब हम डेटा लेते हैं तो वो कौन से प्रकार की सैम्पलिंग होता है। बहुत ईजी आंसर है, मैंने भी आपको पढ़ाया है और ये बहुत फेमस टॉपिक भी है। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक नेटवर्किंग होती है, मतलब कि एक जिस पार्टिसिपेंट से आप डेटा लेते हैं वही अगले का आपको पता ठिकाना देता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन यूजीसी के रेगुलेशन से है, ये एक नया टॉपिक है जो कि ऐड हुआ है, दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। यूजीसी रेगुलेशन प्लेजरिज्म के लिए, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि कॉमन सेंसिकल है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को रोकने के लिए 2018 में जो यूजीसी के रेगुलेशंस बने हैं वो क्या कहते हैं?
a student is required to give an undertaking while submitting a thesis stating that the document is his or her original work which is free from any plagiarism। कह रहा है जब भी कोई रिसर्चर कोई थीसिस, कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी सबमिट करता है, अपने रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम सबमिट करता है, तो उसमें एक अंडरटेकिंग देना जरूरी है। अंडरटेकिंग मतलब कि एक अपना एक खुद से आप वेरीफाई कर रहे हो, उसमें आप ये चीज डालते हो कि भाई ये जो भी सामान मैंने लिया है या जो भी मैंने रिसर्च करी है, जो भी डेटा इसमें पब्लिश कर रहा हूँ, वो मेरा अपना है, मेरा ओरिजिनल वर्क है और इसमें इसको कहीं से चुराया नहीं है, कहीं से मैंने प्लेजरिज्म नहीं किया। तो ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो ये बात सही है। हाँ भाई, जब भी आप थीसिस सबमिट करते हैं, थीसिस के शुरुआती पेज में जो प्रीफेटरी भाग होता है, हिस्सा होता है, उसके अंदर आपको अंडरटेकिंग भी डालनी पड़ती है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, अगेन ये जो एक्ट है हमारा क्या कह रहा है, द रिसर्च सुपरवाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई दैट द वर्क इज डन बाय द रिसर्चर अंडर हिज और हर इज प्लेजरिज्म फ्री। कह रहा है कि इस एक्ट के अंदर, इस रेगुलेशन के अंदर जो रिसर्चर का सुपरवाइजर है, जो उसका गाइड है, जो उसका मेंटोर है, वो सर्टिफाई नहीं करके देता, वो खुद से सर्टिफाई नहीं करता है कि इस बंदे का जो रिसर्च इसने जो सबमिट करा है वो प्लेजरिज्म फ्री। तो ये बात गलत है। नहीं भाई, जब भी आप थीसिस सबमिट करते हैं तो आपका सुपरवाइजर भी इस बात को सर्टिफाई करता है और फिर उसके बाद वो फर्दर इंस्पेक्शन के लिए आपकी थीसिस, क्योंकि जब आप थीसिस सबमिट करते हैं आपने तो अपनी अंडरटेकिंग डाली, वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर आपका गाइड भी उसको चेक करता है, उसको क्लैरिफाई करता है एंड देन आपकी थीसिस जो है वो आगे जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सही आंसर क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि अगर ऑनलाइन सर्वे कराए जाएं, यानी कि ऑनलाइन गूगल फॉर्म वगैरह दे करके डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जाए, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लमैटिक इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं इसके अंदर होती हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो भाई, जब भी आप ऑफलाइन किसी से डेटा लेते हो, पहले ज़माने में जब इंटरनेट नहीं थे तो हम लोग फॉर्म बांटते थे हर एक व्यक्ति को और उनसे जो है उनका डेटा लेते थे। तो जब भी आप किसी समूह को फॉर्म बांटते हो तो हर व्यक्ति को आप एक एक फॉर्म देते हो, वो आपको जो है, क्योंकि एक ही फॉर्म उसके पास है तो भर के आपको दे देता है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक फॉर्म को एक आदमी मल्टीपल टाइम भर सकता है, यानी और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि भाई एक ही आदमी जो है, जैसे आजकल आप देखते हो ऑनलाइन पोल्स होते हैं, या आप बिग बॉस का एग्जांपल ले सकते हो जहां किसी कंटेस्टेंट को जिताने के लिए कोई व्यक्ति 100 लोगों से वोट करवा देता है या खुद ही 100 नंबर खरीद के वोट कर देता है। तो ऑनलाइन का ड्रॉबैक है कि मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं और ऐसे डेटा का जो है रेप्लिकेशन हो जाता है, बार बार एक ही व्यक्ति जो है, ऐसा हो सकता है उसने डेटा भर दिया। तो उसी पे बेस्ड ये सवाल है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि क्या ड्रॉबैक है कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार के इंटरनेट, अलग अलग प्रकार के ब्राउजर, अलग अलग प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनका यूज कर सकता है, यानी कि डेटा का एक डुप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद है एवरी पर्सन हैज वन यूनिक ईमेल एड्रेस, हर व्यक्ति का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है। तो यहाँ अगर यूनिक ईमेल एड्रेस होगा और एक ईमेल एड्रेस बाध्यता होगी उस फॉर्म को भरने के लिए, तो ये डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। जैसे गूगल फॉर्म में आप देखें, कभी कभी आपको ऑप्शन आता है कि आपको साइन इन करना होता है और साइन इन करने के बाद फॉर्म को भरना होता है। तो अब आपका जो एक ईमेल आईडी होगा उस पर आप दोबारा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, दूसरे ईमेल आईडी अगर आप बना लें तो भर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक नहीं है, ये सही बात, ये अच्छी चीज़ है कि एक यूनिक ईमेल आईडी अगर किसी यूजर का होता है। उसके बाद है हाउस होल्ड में है वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स, एक घर में एक कंप्यूटर है लेकिन कई लोग उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर को अगर जितने ज़्यादा लोग यूज करेंगे, या जैसे किसी फॉर्म को जितने ज़्यादा लोग भरते चले जाएंगे, तो ये एक इशू हो सकता है। उसके बाद इंटरनेट यूजर्स आर बायस्ड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, बायस्ड सैंपल का मतलब होता है कि आपका जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ ऐसा सैंपल चुन रहे हैं जो कि सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है पूरे के पूरे पॉपुलेशन का।
तो कैसे इंटरनेट के यूजर्स बायस्ड सैंपल होते हैं, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होते पूरे पॉपुलेशन का, क्योंकि इंटरनेट यूज करने वाले जो लोग हैं वो कुछ प्रतिशत हैं पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि जिन पे आप रिसर्च कर रहे हो। इंटरनेट यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं, इंटरनेट ना यूज करने वालों के अपने अलग पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप कोई सर्वे ऑनलाइन ही करा रहे हो तो वो लोग आपके सर्वे से बिल्कुल छूट जाएंगे जो इंटरनेट नहीं यूज कर पाते हैं। तो हमें जो भी डेटा इंटरनेट में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिसर्च टॉपिक क्या है, वो बायस्ड हो सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, यानी ए, सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, किन किन पॉइंट्स में ये एक जैसी होती है, दोनों में ये पॉइंट्स विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये आपको अच्छा करना है। अगर नहीं किया है तो फिर रिसर्च एप्टीट्यूड आपका अधूरा ही रह जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को और समझते हैं सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन। इसको फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन ऑफ डेटा, यानी कि दोनों में ही जो है डेटा हम जो लेते हैं उसमें वेरिएशन होता है। मतलब आप सबको पता है, अगर सैम्पलिंग आपने पढ़ा है तो जो भी हम सैंपल लेते हैं उसमें कुछ डेटा छोटा कुछ डेटा बड़ा, एक वेरिएशन होता है। तो दोनों में ही, चाहे क्वांटिटेटिव डेटा आप लें क्वालिटेटिव लें, दोनों में आपको डेटा में वेरिएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये बात सही है। अगला, बोथ ले एम्फेसिस ऑन कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपके चारों ओर एनवायरनमेंट है या जो गतिविधियां चल रही हैं उससे सेंसिटिव ये दोनों होती हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि कॉन्टेक्स्ट या आपके चारों ओर की जो गतिविधि है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटेटिव फिक्स्ड होती है, जनरलाइज्ड आउटकम्स निकालती है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इसकी टेस्टिंग होती है। तो ये दोनों में नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद है बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। तो जैसे मैंने बोला, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है केवल वही जनरलाइजेशन पे फोकस करती है, क्वालिटेटिव नहीं करती, इसलिए ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों में नहीं होता ही। उसके बाद है बोथ आर कंसर्न्ड विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन। और दोनों प्रकार की जो रिसर्च होती है, चाहे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, इनका काम होता है रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, जो कि दोनों के लिए सही बात है, क्योंकि रिसर्च कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, ओवरऑल उसका काम है रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देना। तो हमें यहां इतना समझ में आ गया कि बी पॉइंट सही है और ई पॉइंट सही है। अब ए की थोड़ी बात करते हैं। यहां पे एक शब्द दिया है डेटा रिडक्शन। कह रहा है दोनों ही रिसर्चेज फोकस करती हैं डेटा रिडक्शन पे। डेटा रिडक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा रिडक्शन का मतलब होता है हम जब भी डेटा लेते हैं तो वो रियलिटी को समझने के लिए लेते हैं। तो एक है हमारे पास रियलिटी, और रियलिटी में जो जो चीजें हो रही हैं उसे जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी एनालिसिस कर पाए आगे, तो वो हमारा डेटा कहलाता है। अब ध्यान देना, आप डेटा इन दोनों में किसी भी मेथड से लें, आपका डेटा 100% रियलिटी को डिपिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी जब आप रियलिटी को, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी फिनोमेनन को, जब आप उसे डेटा में कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो ये दोनों में ही होती है, यहाँ पे बात सही है। लेकिन फर्क इतना है कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें रिडक्शनिज्म ज्यादा होता है। ये बात आप थोड़ी सी याद रखना, होता दोनों के अंदर है, लेकिन क्वांटिटेटिव में, क्योंकि नंबर के रूप में जब हम डेटा लेते हैं तो ज्यादा चीजें हम लीव आउट कर देते हैं और रिडक्शनिज्म ज्यादा देखा जाता है क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर। क्वालिटेटिव डेटा में कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन होता दोनों के अंदर है, इसलिए ए पॉइंट यहां पे सही होगा और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और रिसर्च एप्टीट्यूड से लिटरेचर रिव्यू सेक्शन से इसे लिया गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट रीजंस फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो हम लिखते हैं किसी रिसर्च को करते समय या फिर
जब भी हम अपनी थीसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें सबसे शुरुआती सेक्शंस में लिटरेचर रिव्यू आता है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है उससे जुड़े हुए क्या क्या काम पास्ट में हुए हैं, क्या क्या हमने पहले से स्टडी करके रखा है, तो वो हम लिटरेचर रिव्यू में डालते हैं। अब क्या रीजन है लिटरेचर रिव्यू डालने का, एक एक पॉइंट समझते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विथ योर रिसर्च एरिया। आपके रिसर्च से संबंधित पहले से क्या क्या काम किया जा चुके हैं ये जानना जरूरी है, इसीलिए लिटरेचर रिव्यू को डाला जाता है, जो कि बात सही है। दूसरा, इट में हेल्प यू टू डेवलप एनालिटिकल फ्रेमवर्क, और ये आपको मदद कर सकता है आपकी फर्दर रिसर्च के लिए कि कैसे आप अपने पूरे रिसर्च का फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो हाँ, लिटरेचर रिव्यू आपको मदद करता है ये समझने में कि हाँ भाई रिसर्च जो है कैसे लोगों ने करी है, आप किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो एक फ्रेमवर्क आपको जानने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट है, इट विल हेल्प विथ द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। ये आपको मदद करता है आपका जो फाइंडिंग आती है उसको समझने में, यानी कि जो पास्ट में काम हुआ है जो कि लिटरेचर रिव्यू में है, उसके कंपैरिजन में जो आपका आउटकम आया है उसको आप एक दूसरे के साथ देख के समझ सकते हो कि पहले जो लोगों ने काम करा उनका क्या आउटकम आया था, मैंने जो करा उसका क्या है, एक कंपैरिजन आपको मिल जाती है लिटरेचर वर्क के साथ। तो ये भी बात सही है। और डी ऑप्शन कह रहा है, इट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। और लिटरेचर रिव्यू जब आप करते हो तो आपको अपने रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी तो जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाते हैं, और भी बहुत सारे आयामों में आपको रिसर्च करने का समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फील्ड्स में और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए टॉपिक्स में काम हो रहा है, तो हाँ उसमें भी जो है फर्दर रिसर्च हम कर सकते हैं। तो और ज़्यादा आपका एक दिमाग जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसमें आ जाता है ना। तो डी पॉइंट भी सही है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं लिटरेचर रिव्यू से जुड़े हैं और बिल्कुल सही है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा और रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई। इसके साथ ही हमारे पेड कोर्सेज जो हैं और जो टेस्ट सीरीज हैं उनको भी आप जरूर से लें। जैसे ही इस बार के एग्जाम हो जाएंगे इनको भी अपडेट कर दिया जाएगा, नए क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। और मेरी हर बार ये कोशिश रहती है, या हमारी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम चीज़ों को हाईली सिस्टमैटिक रखते हैं, टू द पॉइंट रखते हैं और अपडेट करते रहते हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। लेकिन अगर आप समय नहीं गंवाना चाहते और अभी से ही दिसंबर 2024 की स्टडी करना चाहते हैं तो इनका डेमो आप जरूर से देख लें, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप चैट जरूर से कर दें, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो एक तो टेस्ट सीरीज, 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। एक तो टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिलते हैं, हर बार नए क्वेश्चन मिलते हैं। एंड फुल कोर्स है जिसमें एक लेक्चर वीडियो आपके सामने है, नीचे पूरे नोट्स टेक्स्ट में दिए हैं, प्लस उसी टॉपिक से जुड़े हुए अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2018 तक, वो भी आपको एक साथ ही वहीं मिल जाते हैं। तो इस कोर्स में एक तो टू द पॉइंट स्टडी है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, जैसे आप ये वीडियोस भी देखते हो तो इधर उधर की बातें किए बिना मैं आपको पढ़ाता हूँ, वहां पे भी वैसे ही टू द पॉइंट वीडियोस हैं। प्लस वहीं पे उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाने जो कि जेन्युइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ सब में रेफरेंस दिया होता है, किस शिफ्ट का, किस डेट का, किस मंथ का क्वेश्चन है, वैसे ही वहां पे भी रेफरेंस दिया होता है। तो कोई भी मॉक टेस्ट का मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, यानी बिल्कुल आपकी एक्यूरेट और टू द पॉइंट स्टडी यहाँ पे होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और व्हाट्सएप पे भी आप जरूर से चैट करें और डेमो मटेरियल मांग लें तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।